गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर के लिए जो कर्टेड सिलेबस है, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें हम लोग मुख्यतः सेकंड पेपर की चर्चा करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका मई में जो प्रस्तावित है, उस एग्ज़ाम के लिए जो आपका कर्टेड सिलेबस है एंशिएंट हिस्ट्री पेपर 2 के लिए, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और पूरा सिलेबस जो प्रेस्क्राइब्ड है वो कितना है। ओके, तो वो कर्टेड सिलेबस के हिसाब से हम लोग चलेंगे। कर्टेड सिलेबस के हिसाब से हम लोग चलेंगे। आपका इसमें जो आपका पहला है 5 यूनिट्स है। यूनिट सभी पाँचों रहेंगे, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट्स जो है वो निकाल दिए गए हैं और इसलिए वो जो यूनिट है वो पहले की अपेक्षा उसमें प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम हो गई है। ओके, लेकिन 5 यूनिट पूरा रहेगा। चलिए चर्चा करेंगे यूनिट 1 की। यूनिट 1 जो है यह आपका है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। उसमें आपके मुख्यतः लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज रखा गया है। तो पहले यूनिट में है आपका सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री और इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक है लिटरेरी सोर्सेज, मतलब आपका है कि साहित्यिक स्रोत क्या है, और दूसरा आपका है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में आपके 2 सोर्स आते हैं। एक रखा गया है कि इंडियन लिटरेचर, मतलब इंडिजीनियस कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं आप इंडियन एंड फॉरेन। तो पहला है इंडियन, मतलब इंडिजीनियस इंडियन, और दूसरा इसमें है फॉरेन। तो एक तो आपका हो गया भारतीय साहित्य और दूसरा आपका हो गया विदेशी साहित्य। तो भारतीय साहित्य में क्या आएगा? भारतीय साहित्य में आपका आएगा वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ जैसे सतपथ ब्राह्मण, इतरे ब्राह्मण, हाँ, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ आदि ये सब आएंगे। इसी तरह कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसके बाद आपका कालिदास के ग्रंथ तक, हालांकि 319 AD तक ही है, इसलिए आप गुप्त काल तक नहीं जाएंगे, केवल अप टू कुशानाश तक है। तो इसमें आपके जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और प्रारंभिक जो आपके वेद, पुराण, उपनिषद हैं, इन्हीं के बारे में आपको मुख्यतः बताना है। ठीक है, हम आगे एक एक क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और क्वेश्चन आपको बताएंगे भी, और उस पर आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। हिस्ट्री विथ आनंद पांडे, ये आपका है टेलीग्राम। ठीक, चलिए, तो पहले में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या होगा? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपको पढ़ना होगा, आगे चल के हम लोग पर क्वेश्चन पे फ्रेमिंग करके आपको बता देंगे क्या क्या लिखना है, कैसे पढ़ना है, कुछ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में न्यूमिस्मेटिक्स एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड इपिग्राफिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड सम मॉन्यूमेंट्स, और कुछ जो आपके कला स्थापत्य से संबंधित जो मॉन्यूमेंट्स हैं वे इतिहास के निर्माण में कहाँ तक सहायक होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, पहले में यूनिट 2 की चर्चा करेंगे। यूनिट, ये आपका था यूनिट 1 एंड नाउ यूनिट 2। ठीक, यूनिट 2 में देखते हैं, आपका ये था यूनिट 1, नाउ यूनिट 2। इसमें क्या आएगा? इसमें आपका है अर्ली स्टेट फॉर्मेशन। ठीक है, जो प्रारंभिक राज्य का निर्माण हुआ था, हाँ, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? तो इसमें सबसे पहले आएगा महाजनपदास, मतलब जिसमें आप पढ़ते हैं 16 महाजनपद। तो पहला आ जाएगा महाजनपद। 16 महाजनपद के बारे में बताइए, ये कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, हाँ, इनके बारे में बताइए, इनका इतिहास क्या है। दूसरा है राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष, मगध का उद्भव, उत्कर्ष। इसमें हर्यक वंश का क्या योगदान है, शिशुनाग वंश का क्या योगदान है, नंद वंश का क्या योगदान है, वो ठीक है। तो एक हो जाएगा राइज ऑफ मगध। मगध जो है आपका दक्षिणी बिहार में स्थित है। यहाँ पे जब पहले राज्य का निर्माण हुआ उसमें कौन कौन से वंश आए, और इसमें एक क्वेश्चन ये हो गया। इसी में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, ये क्या है?
कि बिंबिसार से लेकर महापद्मनंद तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा मगध, बिंबिसार से महापद्मनंद तक, बिंबिसार से महापद्मनंद तक, ये बताना है, ठीक। अब इसी में एक पार्ट और जोड़ा गया है, वह है इन्वेशन ऑफ अलेक्जेंडर एंड इट्स इम्पैक्ट। तो अगला आपका है भारत में सिकंदर का आक्रमण, अलेक्जेंडर्स इन्वेशन ऑन इंडिया, भारत पर सिकंदर का आक्रमण आपको पढ़ना है। तो आक्रमण क्या हुआ, इसका प्रभाव कैसे पड़ा, ठीक है। एक पढ़ना है मोनार्कियल स्टेट, भारत में राजतंत्रात्मक राज्य और गणतंत्रात्मक राज्य, उनकी प्रकृति। तो आपका हो जाएगा भारत में मोनार्कियल, राजतंत्र तथा गणतंत्र की प्रकृति, ठीक है। तो मोनार्कियल स्टेट एंड रिपब्लिकन स्टेट्स, ये इतना आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसे बताना है कि जो 10 प्रमुख गणतंत्र थे वे कैसे थे बुद्ध काल में। जैसे आपका हुआ पावा के मल, कुशीनारा के मल, अलकप के बुलीय, रामकाम के कोलीय जो थे उनके बारे में बताना है। और 16 महाजनपद में काशी, कौशल, अंग, मगध व जिस आज के बारे में बताना है, ठीक है। फिर वो गणतंत्रों की शासन व्यवस्था के बारे में बताना है। सिकंदर का आक्रमण कैसे हुआ, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव बताइए, ये सब आपको इसमें चर्चा करना है। यूनिट 3 की चर्चा करेंगे। यूनिट 3 में है आपका मौर्यन एम्पायर एंड इट्स डिक्लाइन, मौर्य वंश। यूनिट 3 मौर्यन एम्पायर एंड इट्स डिक्लाइन, तो मतलब हो गया कि मौर्य साम्राज्य और उसका पतन। तब का हो गया मौर्यन एम्पायर एंड इट्स डिक्लाइन, मौर्य वंश और उसका पतन। अब मौर्यों का इतिहास है तो निश्चित तौर से क्या होगा आपका हो जाएगा, इसमें आपको पढ़ना है चंद्रगुप्त प्रथम, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और उसका प्रशासन, अशोक उसका धम्म और मौर्यों का पतन। तो क्या क्या पढ़ना है इसमें पढ़ना है लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो एक हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य लाइफ एंड अचीवमेंट्स। दूसरा आपको पढ़ना है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। और तीसरा पढ़ना है इसमें अशोका एंड हिज धम्म, अशोक लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ अशोक का धम्म। एंड लास्ट क्वेश्चन पढ़ना है डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, ये पढ़ना है, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ना है याद रखिएगा, इसमें 1-2 क्वेश्चन आएगा कि मौर्यों के पतन के प्रमुख कारण बताइए। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वह यह होगा कि मौर्यों के पतन में अशोक का उत्तरदायित्व क्या था, ठीक है। राइट अ नोट ऑन द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर विथ स्पेशल रेफरेंस टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अशोकन इन लाइट टू द अशोकन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मतलब अशोक के विशेष संदर्भ में या क्या मौर्य के पतन में अशोक का उत्तरदायित्व था, ये भी आ सकता है। तो यही क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा। यूनिट 3 की चर्चा करेंगे। आगे चलकर हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट 4 में जो आपका क्वेश्चन है यह है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन 200 BC टू 300 AD। इसका मतलब है कि मौर्यों के बाद जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल एम्पायर्स हुआ, उसमें वो क्या था कि मौर्यों के समय के बाद जो सत्ता अलग अलग जगहों पे विखंडित हो गई, कहीं सातवाहन आ गए, कहीं शुंग वंश आ गए, तो इन सब के बारे में आपको बताना है, ठीक है। यह आपका हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। तो अगला आपका हो जाएगा पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, ये बताना है पॉलिटिकल
FRAGMIN सही है। फ्रेगमेंटेशन के कब से कब तक है? हाँ, फ्रॉम 200 BC टू 300 AD, मतलब मौर्योत्तर काल में, लेटर मॉडर्न फेज में जो सत्ता विखंडित हो गई मौर्य वंश की, वह उसके बाद कौन कौन से प्रमुख वंश आए, तो उसमें आपको सब नहीं पढ़ना, उसमें आपको पढ़ना है सातवाहन एक, और दूसरा पढ़ना है आपको शुंग डायनेस्टी, ठीक है, और शक सातवाहन इष्टगल। तो मतलब आपका है, देखिए 3 है, इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको पहला पढ़ना है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ सातवाहनास, तो मतलब हो गया सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी एक पढ़ना है, जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र, उसके बाद आपका उसके बाद सातकर्णी प्रथम, ये सब शासक हुए, ये तो सातवाहन डायनेस्टी हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे है कि अचीवमेंट्स ऑफ पुष्यमित्र शुंग, तो शुंग वंश आ गया, तो शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग है। तो अगला हो गया आपका शुंग डायनेस्टी, और शुंग डायनेस्टी में आपको स्पेशली क्या पढ़ना है? पुष्यमित्र शुंग को, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर, पुष्यमित्र शुंग को इसमें पढ़ना है, ठीक। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पढ़ना है, और आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी इसमें मुख्यतः आते ही हैं। लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ गौतमीपुत्र सातकर्णी, यहाँ से 100% बनेगा क्वेश्चन। और एक पॉइंट इसमें है शक सातवाहन इष्टगल, शक सातवाहन शक सातवाहन इष्टगल। शक सातवाहन में संघर्ष, शक जो थे ये उस समय जो विदेशी सत्ता थी, जिसे आप सीथियन कहते हैं भारतीय इतिहास, जिसे सीथियन कहा जाता है, शक कहा जाता है, इन लोगों ने भारत में तक्षशिला पे, मतलब पाकिस्तान मुख्यतः वर्तमान में, वहाँ शासन किया था। इनकी एक शाखा जो थी आपकी मालवा और काठियावाड़ में थी, मतलब गुजरात के पास, एक उनकी शाखा जो थी महाराष्ट्र में थी, हाँ, और एक शाखा इनकी जो थी आपकी मथुरा में थी। तो मतलब है इनके अलग अलग जो जगह हैं शकों के, हाँ, तो उसमें से आपको जो सातवाहनों से जिस शाखा का संघर्ष हुआ था वही आपको बताना है, शक सातवाहनों का संघर्ष क्या है, ठीक है। तो यहाँ से 100% बता दी क्वेश्चन आपको आएगा गौतमीपुत्र लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ गौतमीपुत्र सातकर्णी, दूसरा आएगा लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ पुष्यमित्र शुंग, ठीक। चलिए आगे चर्चा फिर करेंगे इन सबके बारे में डिटेल में चर्चा, लास्ट यूनिट में चर्चा करेंगे यूनिट 5, ठीक। यूनिट 5 में चर्चा करेंगे, यह है आपका यूनिट 5 में है फॉरेन इन्वेशंस एंड डायनेस्टीज, शक, कुषाण और कनिष्क फर्स्ट। तो इसमें है क्या? फॉरेन इन्वेशंस मतलब आपके विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेशंस एंड डायनेस्टीज, तो हो जाएगा FOREIGN, फॉरेन इन्वेशंस एंड डायनेस्टीज। अब जो विदेशी आक्रमण हुए, ठीक है, उन आक्रमणकारियों के कौन से वंश रहे, तो उनमें से 2 वंश आपको पढ़ना है यहाँ पे। एक आपको पढ़ना है शक और दूसरा पढ़ना है कुषाण, ठीक। तो एक हो गया आपके सकास और दूसरा हो गया आपके कुषाणास, हाँ। अब कुषाणास और शक वंश और कुषाण वंश 2 पढ़ना है। और इसमें बता दें एक क्वेश्चन है जो बनेगा मेन, एक देखिए शक सातवाहन संघर्ष वहाँ बना, यहाँ पे जो 100 में से क्वेश्चन आएगा, 2 ही क्वेश्चन आएगा। एक आएगा लाइफ एंड अचीवमेंट्स आप कनिष्क फर्स्ट आप कुषाण डायनेस्टी, और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि थ्रो लाइट ऑन द डिबेट ऑफ कनिष्क फर्स्ट इंथ्रोनमेंट डेट। तो जो कनिष्क फर्स्ट का जो डेटिंग था, उस डेटिंग डिबेट था, राजारोहण की तिथि वही आता है। तो इसमें से आपको क्या पढ़ना है? कनिष्क फर्स्ट आप कुषाण डायनेस्टी, तो इसका हो जाएगा एक डेटिंग, कनिष्क क्या आ जाएगी? डेटिंग ऑफ इंथ्रोनमेंट या कोरोनेशन। तो डेटिंग ऑफ कोरोनेशन मतलब उनके राजारोहण की तिथि, तो हो जाएगा आपका डेटिंग ऑफ
सोनमेंट एक, और दूसरा पढ़ लीजिएगा लाइफ एंड अचीवमेंट्स, लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ कनिष्क, आप कनिष्क। ठीक है, तो यही आपको पढ़ना है, कनिष्क, लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ कनिष्क। ठीक, तो यही आपका मुख्यतः सिलेबस है। तो इतना हम इस पे चर्चा करेंगे, एक क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, इसका कोडिंग भी करा देंगे कि आपको इसमें क्या पढ़ना है, क्या क्या लिखना है। ओके, तो पहले आप लोग इसको समझ लीजिएगा, और अब हम इसके बाद हम लोग फर्स्ट पेपर की चर्चा करेंगे, फिर हम लोग अन्य पेपर की भी चर्चा करेंगे और अन्य विषय पर भी जाएंगे, और इस पर एक एक क्वेश्चन का कोडिंग करा देंगे, आपको उसका हम नोट्स भी अवेलेबल करा देंगे। ओके, तो आप लोग हमारे हिस्ट्री विद आनंद पांडे टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन रहेंगे, तो लगातार जो होता एक इंटरेक्शन बना रहेगा, तो वो उसका आपको भी लाभ मिलेगा। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।